हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SY एकेडमी। आई होप आप सब इस टाइम में अच्छे हैं। इस कोरोना टाइम में अनफॉर्चुनेट टाइम चल रहा है एंड अपना ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स के बारे में। ये हमारी जो थीम है इसका सेकंड टॉपिक है, सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसमें आपने जैसे भी देखा है, यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। एंड क्रॉनिकल्स क्या है इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट 1। ओके, आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा, जिसमें मैंने आपको पूरी मुगल हिस्ट्री, पूरी से कहने का मतलब है बाबर से लेके औरंगजेब तक अच्छे से। एंड उसके बाद ज्यादा थोड़ा सा हिंट दिया है, क्योंकि ज्यादा उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। एंड अगेन एक सॉरी, फिर से मैं यही बात कह रहा हूँ। आई होप आपने पिछली थीम पूरी देखी होगी एंड इसका पार्ट 1 देखा होगा। ये मैंडेटरी है ये वीडियो देखने से पहले, राइट? चलिए। Chronicles commissioned by the Mughal emperors are an important source for studying the empire and its courts। जैसे आपको पता ही है, अगर पार्ट 1 वीडियो कोई नहीं देखा है तो बुक्स वगैरह जो बनाई थी क्रोनिकल्स, ठीक है, उसको क्रोनिकल्स कहते हैं। और मेनली आपने देखा होगा एम्परर्स ने बनाई थी। ये और किसी ने तो नहीं बनवाई थी, एम्परर ने। एम्परर मतलब, एम्परर से क्या मतलब है? अकबर हो गए, राइट? शाहजहां हो गए, सबने बुक्स बनवाई थी। एंड यहाँ पे वर्ड लिखा है एम्परर, एग्जाम में सुल्तान लिख के मत आना, ठीक है? They were written in order to project a vision of an enlightened kingdom to all those who came under its umbrella। तो enlighten एक हमें तारीफें करना आपको, है ना? हाँ, मुगल एम्पायर बहुत बढ़िया था, उसको और एक लेवल पे ले जाना, ये इस क्रोनिकल्स का पर्पस है। आज हम मुगल पीरियड की जो इतनी तारीफें करते हैं उसका रीजन एक है कि उन्होंने वो चीजें हिस्ट्री में लिखी है, क्रोनिकल्स हम पढ़ रहे हैं। At the same time, they were meant to convey to those who resisted the rule of Mughals that all resistance was destined to fail। मतलब ये पहले ही बता दिया है यार, मैं ये किताब में पहले ही लिख दिया है, ठीक है? ये हमारी किताबें चल रही हैं 100 सालों से, 2 सालों से। हम मतलब कौन कह रहा है? मुगल एम्पायर कह रहे हैं। हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जो जो हमारे खिलाफ बगावत करेगा उसका हारना तय है, उसका हारना तय है। ये रूलर्स कहा करते थे कि हमें तो गॉड ने ये जो गद्दी है गॉड ने दी है, ठीक है? वी आर शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जिल्लाही, ठीक है? तो आप कौन होते हैं हमें हराने वाले? तो एक चीज समझिए, किसी भी रिलीजन का रूलर हो वो हमेशा यही कहेगा कि गद्दी जो है मुझे गॉड ने दी है, भले ही वो गॉड में विश्वास करता हो या ना करता हो, ठीक है? ये चीज आपको हमेशा याद रखें। ऑल्सो रूलर्स वांटेड टू एंश्योर दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर पोस्टेरिटी। मतलब वो अपने आप को इमोर्टल बना देना चाहिए थी, चलाते चाहते थे कि हमारी हिस्ट्री हर कोई पढ़े। शाहजहां जैसे बाबर की हिस्ट्री देख के खुश होते थे, राइट? फर्दर रूलर्स आए, वो शाहजहां की हिस्ट्री देख के खुश होते थे, राइट? तो ये अपने आप को लिखवा देना चाहते थे कि हमारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाए, ठीक है? ये अच्छा स्टेप था। देयर टाइटल सच एज अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, दैट इज द स्टोरी ऑफ अकबर, शाहजहां एंड आलमगीर। आलमगीर कौन है? याद रखनी है, औरंगजेब है, एमसीक्यू आ जाता है। अ टाइटल ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब suggests that in the eyes of their authors the history of the empire and the court was synonymous with that of the emperor। इससे कहने का मतलब ये है कि देखो, किताबों के जो नाम है ना, वो अकबरनामा, इसका मतलब है पूरा अकबर का काल, ठीक है? पूरे अकबर का काल, पूरे शाहजहां का काल, पूरा औरंगजेब का काल। आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ, जिसने पुराना लेक्चर देखा है वो बता देगा कि अकबर का 49 ईयर्स कौन से थे, शाहजहां के 20 से 30 साल थे कुछ, है ना? आलमगीर फिर से 49 ईयर्स, आलम, ठीक है? इन तीनों, इन दोनों के 49 ईयर्स थे। कौन कौन से ईयर्स थे एग्जैक्ट लिख के बताइए, ठीक है? एग्जाम में भी एग्जैक्ट लिखना होता है। एक ऊपर नीचे आपने ईयर लिखा 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई, उसे 1706 लिखो, आपके 2-3 नंबर गए, 10 में से 2-3 नंबर गए, ये होता है इम्पैक्ट। तो चगतई पहले पढ़ लेते हैं। चगतई टर्क्स ट्रेस्ड डिसेंट फ्रॉम द एल्डेस्ट सन ऑफ जंगीज खान, ठीक है? चंगेज खान जो है उन्हें जंगीज खान बोलते हैं, ठीक है? तो चगतई टर्क्स जो है ये अपनी डिसेंट वहां से लाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन इस टॉपिक ने लिखा है। इसका मतलब ये है, सिंपल अगर मैं एक लाइन में बताऊं, जो अर्ली बुक्स थी मुगल रूलर्स की वो टर्किश में लिखी गई थी, फिर पर्शियन में लिखी है, ठीक है? चलिए। तो मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वो रिटर्न इन पर्शियन। तो ये तो मतलब एक टॉपिक हो गया, ठीक है? लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, हमेशा के लिए ट्रूथ नहीं है, क्योंकि बाबर ने जो अपनी बुक लिखी थी, बाबर खुद ही लिखते थे, बहुत ही टैलेंटेड थे, खुद ही लिखते थे अपनी बुक। एंड वो ये टर्क में लिखते थे, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है।
एज द मुगल्स वर चगताई टर्क्स बाय ओरिजिन। अब आई होप आपको क्लियर होगा कि चगताई टर्क्स कैसे हैं, क्योंकि वो अपनी जो हिस्ट्री लेते थे वो जंगीज खान से लेते थे, राइट। तो चगताई टर्क्स थे एंड टर्किश वाज देयर मदर टंग, ठीक है, मदर टंग थी। So their first ruler बाबर wrote poetry and his memoirs in this language। तो बाबर ने अपनी किस लैंग्वेज में लिखी है? पर्शियन में नहीं, चगताई टर्क या टर्क, ठीक है। इट वॉज जो भी ऑप्शन हो एग्जाम में, ठीक है, चगताई टर्क होगा वो मारना, टर्क हो तो टर्क मार देना, ये मत सोचना कि टर्क लिखा है तो नन ऑफ दीज पे मार्क करके आ जाओ। तो याद रखो इस स्टेटमेंट को कि अकबर थे जिन्होंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि पर्शियन विल बी द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट की जो लीडिंग लैंग्वेज बनी पर्शियन, किसके टाइम में बनी? अकबर के टाइम में, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा चीज। इवन व्हेन पर्शियन वाज नॉट डायरेक्टली यूज्ड, इट्स वोकेबलरी एंड idioms heavily influenced the language of official records in मराठी, राजस्थानी और तमिल। देखिए लैंग्वेज के बारे में आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ो, आजकल ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं, ट्वेल्थ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे और बीए यानी कि एग्जाम्स दोगे ना, उसमें आती है लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज का आप पढ़ो तो वो इंटरडिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि पर्शियन ने जो है राजस्थानी को इम्पैक्ट करा, मराठी को इम्पैक्ट करा, तमिल को, उर्दू को, हिंदी को, ठीक है। पर्शियन टू बिकेम इंडियनाइज्ड बाय एब्जॉर्बिंग लोकल इडियम्स। तो पर्शियन ने हमारी लैंग्वेज को इसको इम्पैक्ट करा, साथ साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि जो हमारी लैंग्वेज थी, अ न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन एंड हिंदवी। देखो हिंदी जो है हिंदवी से आई है, ठीक है, हिंदी जो है हिंदवी से आई है, और पर्शियन और हिंदवी से कौन सी निकली? उर्दू। तो याद रखिए कि उर्दू कोई पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इंडिया की लैंग्वेज भी है, ठीक है, पाकिस्तान की है, ठीक है, मान लिया, लेकिन इंडिया की भी। मुगल क्रॉनिकल सच एज अकबरनामा और रिटर्न इन पर्शियन, याद रखोगे या नहीं? अदर्स लाइक बाबर्स मेमोयन, बाबर ने जो लिखी वो ट्रांसलेटेड फ्रॉम द टर्किश इनटू द पर्शियन बाबरनामा। तो तुजुके बाबरी जो बाबर ने लिखी वो टर्किश में है, फिर से बोल रहा हूँ, तुजुके बाबरी जो बाबर ने लिखी वो टर्किश में है, और उसे जब कन्वर्ट कराया गया तो उसे बाबरनामा कहा गया, वो पर्शियन में है, ठीक है। तो टर्किश में बाबर ने लिखी तुजुकी बाबरी, को कन्वर्ट करवाया अकबर के टाइम में, और उसको बाबरनामा कहा गया। किसने कन्वर्ट करी है टर्किश से पर्शियन में? इसे पता करके कमेंट सेक्शन में लिखो। अकबर के जो 9 ज्वेल्स थे ना, उनमें से एक बंदे ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसी चीजें भी हमें याद रखनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट सच एज द महाभारत एंड रामायण इनटू पर्शियन वर कमीशन बाय द मुगल एम्परर्स। तो मुगल एम्परर्स को इंडियन क्यों कहा जाता है? इसीलिए, समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना यहाँ पे, इसीलिए ये चीजें आपको याद रखनी है। आजकल टाइम ऐसा चल रहा है कि यार बाहर से आए थे, ये आए थे, वो आए थे, ठीक है, लेकिन दे वर टोटली इंडियंस एंड दे वर टोटली इंडियंस व्हाई? बिकॉज देखिए उनको ये नहीं है वो कि हाँ भाई इस्लाम चलेगा, सिर्फ वही चलेगा और कुछ नहीं, ऐसे नहीं थे, ठीक है। आगे चल के और आपको ये रियलाइज हो जाएगा। द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड एज रज्मनामा, रज्मनामा, ठीक है। जेट का यूज होता है, ठीक है, उर्दू और ये जो गल्फ की लैंग्वेज, उर्दू हो गई, अरबी हो गई, एंड काफी आप इंडियंस देखो तो जानी जॉ प्रोनाउंस करते हैं, जॉ बोलते हैं, रजमान नामा, लेकिन आपको रजमान नामा कहना चाहिए। तो बुक ऑफ वॉर्स है, और कितना कंट्रोवर्शियल वाली बात है वैसे, बुक ऑफ वॉर्स है या नहीं है, क्योंकि काफी सारे लेसन भी हैं उसके अंदर, राइट। आप सबने पढ़ी होंगी भगवत गीता, मतलब नहीं भी पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा क्या क्या लिखा है महाभारत में, रामायण में, ठीक है। फ्लाइट ऑफ द रिटर्न वर्ड, या अबुल फजल साहब ने कहा है। अबुल फजल बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, अदरवाइज तो अब बाबर के बारे में किसको क्या पता होता है ना, सॉरी अकबर के बारे में किसी को क्या पता होता अगर अबुल फजल नहीं होते तो। एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद पढ़ेंगे। इफ इट वाज नॉट फॉर द रिटर्न वर्ड द स्पोकन वर्ड वुड डाई सून, समझ रहे हो, एंड नो keepsake would be left us from those who are passed away। तो देखिए भारत में बहुत सारे बड़े बड़े रूलर्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। हेमू नाम सुना होगा आपने, सुना है या नहीं? नहीं सुना तो पढ़ लेना। अहोम रूलर्स के बारे में सुना होगा, उसके बाद राजपूत रूलर्स के बारे में भी सुना ही होगा, मराठास के भी बहुत सारे रूलर्स थे, इनके बारे में भी सुना होगा, और कितने रूलर्स, ये तो नाम सुने हैं, बाकी तो पता भी नहीं है ना, लेकिन इनकी डीप हिस्ट्री हमें नहीं पता। स्पेशली आप हेमू के बारे में देखो, अहोम के बारे में पता ही नहीं, ये चीजें लिखी नहीं गई हैं, समझ रहे हो। राजपूत हिस्ट्री की जो है वो कहने वाली हिस्ट्री की है, ऐसे होते थे, वो ऐसे होते थे, पद्मावती होती थी, है ना, मतलब कहीं रिटर्न कुछ नहीं है, ठीक है, पद्मावती है या नहीं इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं, इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं।
इससे पता चलता है कि हिस्ट्री लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हो। तो इफ ये देखिए, ये जो अबुल फजल साहब ने लिखा है उनके वर्ड्स मैंने आपको पढ़ लिए, या आप रट लीजिए, शायद एग्जाम में लिख दीजिए कि वो कहते हैं कि इफ इट वॉज नॉट फॉर दी रिटर्न वर्ड, अगर वो लिखा नहीं गया है तो स्पोकन जो बातें आप कहते जा रहे हो वो सोन खत्म हो जाएंगी। एंड नो कीप सेक वुड बी लेफ्ट अस फ्रॉम दोज हु आर पास। तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा उनके बारे में जो 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 चले गए हैं, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बाकी जो चीजें हैं आप पढ़ लेना, और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं आपको नहीं बता रहा यहाँ पे, अदरवाइज तो लेक्चर कभी खत्म नहीं होगा। 2.2 द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, कैसे बनती थी बुक्स। ऑल बुक्स इन मुगल इंडिया वर मैन्युस्क्रिप्ट्स, दैट इज दे वर हैंड रिटन। ठीक है, हाथ से ही लिखी जाती थी, अब उस टाइम कोई टाइप राइटिंग वगैरह तो वो नहीं थी। सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द इंपीरियल किताब खाना, तो किताब खाना एक जगह हुआ करती थी जहां पे बुक्स लिखा करती थी। ऑल्दो किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज लाइब्रेरी, इट वाज अ scriptorium, that is a place where the emperor's collection of manuscripts was kept and new manuscripts were produced। तो लाइब्रेरी काइंड ऑफ ये नहीं है, यहाँ मतलब कारखाने की तरह समझ लो आप। ठीक है, मतलब फैक्ट्री की तरह समझ लो, जहाँ चीजें लिखी जा रही हैं, पुरानी चीजें लिखी गई हैं वो भी रखी गई हैं, है ना, और न्यू चीजें भी लिखी जा रही हैं। ठीक है, बन रही हैं चीजें, प्रोडक्शन हो रही है। अब लाइब्रेरी में प्रोडक्शन थोड़ी ना होती है, लाइब्रेरी में तो चीजें सिर्फ लिखी जाती हैं। तो ये चीजें हैं, देखिए लेफ्ट में अफू, यहाँ मैं पढ़ लेता हूँ इसको। अ फोलियो इन नस्टालिक, द वर्क ऑफ मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैलीग्राफर्स एट अकबरपुर, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल जर्रिन कलम, मतलब उसका गोल्डन पेन है, इन रिकॉग्निशन ऑफ द परफेक्टली प्रोपोर्शनेट कर्वेचर ऑफ हिज लेटर्स। तो हैंड राइटिंग अच्छी है, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है उसका तो यूपीएससी में भी होना बड़ा है ना। आपकी जितना भी देखो दोस्त तो आता हो, एक अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है आपका कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी तो मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें, भले ही आपकी ग्रामर थोड़ी गंदी हो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। फिर आपको भी ये टाइटल मिल जाएगा, जर्रिन कलम, है ना, जर्रिन कलम। द कैलीग्राफर हैज साइंड हिज नेम ऑन द लोअर सेक्शन ऑफ द पेज, टेकिंग अप ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इट्स स्पेस। तो देखो भाई, इतना बड़ा साइन है था आपका, है ना, ये 1/4 स्पेस ले लिया। ये जो है ना, साइन भी इनका इतना बड़ा, ये साइन कर रहे हैं तो बड़े आदमी थे ये भी। ठीक है, जिनको अकबर ये टाइटल देने तो वो बड़ा आदमी तो हो गए। ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। तो आर्टिस्ट की बहुत इज्जत हुआ करती थी। ठीक है, जब भी समय अच्छा चलेगा ना तो आर्टिस्ट की बहुत इज्जत होगी, समय खराब होगा तो आर्टिस्ट की इज्जत नहीं होगी। तो हिस्ट्री को ऐसे ही समझ लो आप। ठीक है, अगर आर्टिस्ट वगैरह की इज्जत है सोसाइटी में, आज भी देख लो अगर है, ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनकी अगर इज्जत है तो इसका मतलब आपका आपका कंट्री अच्छा कर रहा है। अगर उनकी इज्जत नहीं है तो आपकी कंट्री में कुछ ना कुछ तो भैया इशू है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अकबर साहब के टाइम में आर्टिस्ट एंड कैलीग्राफर को बहुत ही ज्यादा इज्जत थी। इवन पूरे मुगल टाइम में इनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन अकबर साहब के टाइम में बहुत ज्यादा थी। कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स held a high social standing, while others, such as paper makers or book binders, were remained anonymous artisans। तो आर्टिसंस में भी कैटेगरी होती है दोस्तों। तो जो कैलीग्राफर वगैरह हैं, जो लिख रहे हैं और जो पेंट कर रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। पेपर मेकर और बुक बाइंडर की इतनी ज्यादा इज्जत नहीं है, और नहीं भी होगी। कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, वॉज कंसिडर्ड अ स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इट वॉज प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट स्टाइल। अकबर फेवरेट जो था वो नस्तालिक था, तो जो हमने नीचे ये जो है ना, ये नस्तालिक है। फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। फ्रेंड्स ये सब चीजें हैं, और कुछ कुछ और चीजें देखिए वो आप पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन है यहाँ, इन व्हाट वेज डू यू थिंक द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स टुडे इज सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द मुगल क्रॉनिकल्स वर प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्शन ऑफ बुक्स जो होता है दोस्तों, आजकल तो पीडीएफ भेज देते हैं, प्रिंट ले लेते हैं ना, आजकल तो ऐसे चल रहा है, समय बदल गया है। लेकिन क्या अभी भी कोई टाइप करता है, इसके बारे में आप थोड़ा पता करें। क्या टाइप करने से बेटर कुछ आता है, इसके बारे में भी आप पता करें। ठीक है, नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। एंड ज्यादा नॉलेज से घबराना नहीं चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, सब आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी विद द टाइम। ओके फ्रेंड्स, आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी चीज आपको वीडियो बनाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।